हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 सितंबर 2025, वार शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। ईपीएफओ पासबुक और क्लेम की सुविधा अब एक ही पोर्टल पर मिल सकेगी। पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। ईपीएफओ ने अपने 2.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहले बदलाव में पासबुक लाइट का लॉन्च किया गया है, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन को तेजी से चेक करने में मदद करेगा। वहीं दूसरे बदलाव में जॉब चेंज करने वालों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। ये बदलाव पीएफ पोर्टल को और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए किया गया है। वहीं तीसरे बदलाव में पीएफ विड्रॉल क्लेम्स को तेजी से सेटल करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है। अभी तक पीएफ कंट्रीब्यूशन, विड्रॉवल और बैलेंस की डिटेल चेक करने के लिए एक अलग पासबुक पोर्टल पर जाना पड़ता था, लेकिन अब पासबुक लाइट के साथ सब कुछ ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध हो जाएगा। यानी एक ही लॉगिन से सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। आईफोन 17 की बिक्री शुरू। मुंबई बीकेसी स्टोर में झगड़े लोग, एप्पल स्टोर्स पर देर रात से लाइनें लगी। सबसे पतले आईफोन की कीमत 1.20 लाख रुपए। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स की बिक्री कल यानी 19 सितंबर से शुरू कर दी। मुंबई के बीकेसी स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए भारी भीड़ के बीच कुछ लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी वालों को बीच में आना पड़ा। लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में देर रात से ही भारत में एप्पल के चारों ऑफिशियल स्टोर पर भीड़ देखी गई। कंपनी ने 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। इसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम अज्ञात हमलावरों ने असम राइफल्स की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रिम्स अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक घटना शाम करीब 6 बजे हुई, जब असम राइफल्स के जवान इम्फाल से विष्णुपुर की ओर जा रहे थे। हमलावरों ने घात लगाकर वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। चलिए अगली खबर देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शुक्रवार को कहा, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो क्लिप शेयर की। कैप्शन में लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को इस मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 7 की मौत, मकान जला। हिमाचल में बादल फटा और लैंडस्लाइड हुई। वहीं उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनगर में 18 सितंबर की रात बादल फटा था। इसके बाद से 14 लोग लापता थे। कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर 200 लोग प्रभावित हुए हैं और 35 से ज़्यादा मकान क्षतिग्रस्त है। वहीं देहरादून मसूरी रोड अभी भी क्षतिग्रस्त है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डीयूएसयू इलेक्शन की वोट काउंटिंग पूरी हो गई। 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी तो वहीं 1 पद पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। एबीवीपी के आर्यन मान प्रेसिडेंट तो वहीं एनएसयूआई के राहुल झांसला वाइस प्रेसिडेंट बने। चलिए अगली खबर देखते हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 474 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों को डी लिस्ट कर दिया है। इन पार्टियों ने पिछले 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इस कार्रवाई के बाद पिछले 2 महीने में अब तक 808 पार्टियों को लिस्ट से बाहर किया जा चुका है। आयोग ने बताया कि इससे पहले 9 अगस्त को भी 334 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। इसके अलावा आयोग ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 359 पार्टियों को भी चिन्हित किया है। इन पार्टियों ने पिछले 3 साल से अपने ऑडिटेड अकाउंट्स और चुनावी खर्च की रिपोर्ट जमा नहीं की है। ये पार्टियां चुनाव में उतरी थी, लेकिन जरूरी रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की, जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिए है। शुक्रवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा, मैं पाकिस्तान गया, मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। इसके अलावा उन्होंने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी जाए।
पित्रोदा ने कहा कि भारत की विदेश नीति की शुरुआत पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने से होनी चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लगातार 25 से 30 राउंड गोलियां चलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन ऑफिस की दीवारों और लग्जरी गाड़ियों पर गोलियों के निशान मिले हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट वायरल हुआ। इसमें सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल ने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि यह हमला आर्थिक विवाद के चलते किया गया। उसने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन लोगों पर उसका पैसा बकाया है वे तुरंत चुका दे, वरना उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है। मौके से मिले कारतूस और धमकी भरे पोस्ट की टेक्निकल जांच कराई जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसे लेकर कल यानी शुक्रवार को शिक्षा विभाग की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय का मानना है कि मोबाइल के उपयोग से छात्रों पर गलत असर पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन के उपयोग से छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते और सोशल मीडिया में अधिक शामिल हो जाते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है। ऑर्डर में कहा गया कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग छात्रों में चिंता, तनाव, नींद की कमी और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। टीचर भी जब क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तब उन्हें अपना फ़ोन स्टाफ रूम में छोड़कर जाना होगा। स्टूडेंट को फ़ोन स्कूल में नहीं लाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल आवर्स के दौरान टीचरों के फ़ोन इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 21 सितंबर को प्रदेश का पहला एयर शो होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 15,000 कुर्सियां लगाई जाएगी और हजारों लोग खुले मैदान में खड़े होकर भी विमानों का करतब देख सकेंगे। शुक्रवार को हुई रिहर्सल में विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद लोग रोमांचित हो उठे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। सरकार ने साफ किया कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। केंद्र सरकार पहले ही 2011 में तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों पर बैन लगा चुकी है। लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी इन पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के कपूरथला में साइबर क्राइम टीम और फगवाड़ा पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल के पार्टी हॉल से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 38 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 32 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और पंजाब शामिल है। यह गैंग बैंक या टेक कंपनी का कर्मचारी बनकर लोगों को फ़ोन करता था, फिर स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर हैक कर लेता था। इसके बाद लोगों की बैंक डिटेल्स और पासवर्ड लेकर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस ने मौके से 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल फ़ोन और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई। अब 25 सितंबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का ऐप लॉन्च करेंगे। वहीं अलग अलग जिलों में मंत्री और विधायक भी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इस ऐप पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन लगातार जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के 1 महीने बाद हर महिला को 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में 1965 की जंग के 60 साल पूरे होने पर एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम भारतीय सेना ने आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लगता था कि अचानक किए गए आतंकी हमले से हम डर जाएंगे। वो ये नहीं जानते कि भारत का हर सैनिक देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ठान लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है।
हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाने की ठानी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अगली खबर देखते हैं। रिलायंस इंफ्रा ने सीबीआई मामले से खुद को अलग किया। कहा, चार्जशीट का हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी का आरोप है। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि सीबीआई की रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस आरसीएफएल, रिलायंस होम फाइनेंस आरएचएफएल और कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दायर चार्जशीट का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने कल यानी 19 सितंबर को बीएससी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा, सीबीआई की इस कार्रवाई से कंपनी के रोजमर्रा के मैनेजमेंट, गवर्नेंस, बिजनेस, वित्तीय स्थिति, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य स्टेक होल्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने सफाई दी कि सीबीआई की चार्जशीट में बताए गए लेन देन 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं और आरसीएफएल और आरएचएफएल के मामले सुप्रीम कोर्ट के 2022 और 2023 के फैसलों के बाद पूरी तरह सुलझा लिए गए हैं।